बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जेक्ट का नाम बताओ फटाफट से जो हम पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? बिजनेस स्टडीज़। ठीक। बिजनेस स्टडीज़ के नाम में सबसे पहला वर्ड क्या है बताइए ज़रा फटाफट से? बिजनेस। और ज़्यादातर बच्चे यही चाहते हैं कि हम आगे जाके बिजनेस करें, जॉब ना करें, है ना? सुनो जरा ध्यान से। आज की क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा आपको कि हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी जो इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही हैं उसमें, हाँ जी, हाँ ले लो। अभी जो इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही हैं उसमें हम जो ऑलरेडी जानते हैं लेकिन हमें नहीं पता ये हमारे सिलेबस में है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आती है? ऐसी कुछ चीज़ें होती है बिजनेस में जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आज ऑफिशियली चैप्टर नंबर 1 को मैं स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 1 का आपको नाम दिख गया होगा, क्या नाम है जल्दी से देखिए? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जब मैं बोलूँगा कुछ लिखना है तब आपको लिखना है, अदरवाइज पूरा फोकस समझने में रखना है आपको। ये फाइल आपको ग्रुप पे मिल जाएगी और कुछ दिन में आपको बुक भी मिल जाएगी, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 में शुरुआत कर रहा हूँ। नाम, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका टॉपिक का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? तो पैसे 3 तरीके से कमाए जा सकते हैं, जिसके मैं नाम लिखूंगा और हम उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। आप बताइए, अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो एक इंसान किस किस तरीके से पैसे कमा सकता है? क्या 3 तरीके हैं वो बताओ? बताओ। जैसे मान लीजिए पढ़ाई पूरी हो गई, अब पैसा कैसे कमाया जाए? जॉब करके। तो पहला तरीका तो ये है, सिंपल तरीका, क्या कर लो? जॉब कर लो। दूसरा तरीका बताओ? अपना बिजनेस कर लो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेसिस, हालांकि डिफरेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो यहाँ पर डिफरेंस लिखूंगा वो होगा जो हम डिस्कशन से करेंगे, जो हमें पहले से पता है, ठीक है? तो पहले मैंने लिखा जॉब। जॉब को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। पहला तरीका क्या है? जॉब कर लो। दूसरा तरीका क्या है? अपना क्या खोल लीजिए आप? बिजनेस। तीसरा एक तरीका है, उसे बोलते हैं प्रोफेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोफेशन। जहाँ जहाँ आप फीस पे करते हैं उसको प्रोफेशन बोला जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ कहाँ फीस पे करते हैं? जैसे आप लॉयर के पास गए तो लॉयर को आप पेमेंट करते हैं, उसे फीस बोलते हैं या रेट बोलते हैं? लॉयर को जो पेमेंट करते हैं फीस, डॉक्टर को फीस पे करते हैं, कोचिंग में आ रहे हो तो फीस। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोफेशन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन में हो तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए बताइए? प्रोफेशन। तो 3 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। या तो आप किसी और के यहाँ चले जाइए और क्या कर लीजिए? जॉब, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। या फिर आप अपना खुद का क्या स्टार्ट कर लीजिए? बिजनेस। या तीसरा तरीका क्या है आपका? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब समझ में आया आपको? ये जॉब से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें फीस होती है। मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब मुझे आप जल्दी से बताएंगे, मैं यहाँ पर बेस लिखूंगा और बेस में मैंने पहला शब्द लिखा कैपिटल रिक्वायरमेंट। तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है? अभी तक मैंने पढ़ाया है क्या आपको? अभी तक क्या टॉपिक पढ़ाया है क्या मैंने आपको? नहीं। लेकिन डिस्कशन करके देखते हैं बिजनेस जो सब्जेक्ट है क्या हमें सच में रटने की जरूरत है या वो समझ में आता होगा। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट लिखा मैंने। आपको क्या लगता है इन तीनों में से जब मैं किसी के यहाँ जॉब करने जाऊंगा तब ज़्यादा पैसा लग जाएगा मेरा, या मुझे बिजनेस जो है वो शुरू करना पड़ेगा तब ज़्यादा पैसा लग जाएगा, या अपना प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा लगेगा? ज़्यादा पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस में ज़्यादा लगेगा बताओ ज़रा? बिजनेस में। तो ये मैंने आपको बताया तो नहीं तो आप लिखेंगे यहाँ पर वेरी हाई कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कि इन तीनों में से हाईएस्ट जो कैपिटल रिक्वायर होती है वो इसी में होती है। दूसरे केस में बताओ जरा, जॉब में जाऊंगा तब पैसा लगेगा क्या मेरी जेब से पैसा लगेगा क्या? नो। तो यहां पर क्या लिखेंगे? नो कैपिटल रिक्वायर्ड। अब आते हैं प्रोफेशन में। अब आप मुझे बताएंगे फटाफट से, प्रोफेशन में पैसा लगता है क्या? अगर कोई लॉयर है और वो अपने लिए प्रैक्टिस के लिए एक जगह उसने ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पर लोग आते हैं। डॉक्टर है, उसने क्लिनिक खोला हुआ है, तो क्या क्लिनिक खोलने के लिए उसका पैसा लगा होगा? क्लिनिक में जो एसेट्स लगी हुई हैं उसमें पैसा लगा। जॉब करने जाते हैं तो क्या पैसा लगता है? आंसर इज नो। लेकिन एक बार क्लिनिक खुल जाए तो क्या उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्या? आंसर इज नो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चाहिए होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट वो कंपेरेटिवली लेस चाहिए होती है। जी हाँ जी, दोबारा बोलो। जॉब के लिए स्किल्स? जी हाँ, जैसे मैं आपको बोलूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, नीचे का जो मुनाफा मार्ट है वो मेरा है, ध्यान से समझना। मुझे बिजनेस करने के लिए स्किल्स तो चाहिए,
लेकिन क्या मैं उस बिजनेस के साथ साथ स्किल्स के साथ साथ उसमें पैसे भी लगा रहा हूँ? तो जब मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरी स्किल्स प्लस पैसे दोनों लगते हैं। तो अगर मुझे बिजनेस में नुकसान होता है तो एक तो स्किल से जो कमा सकता था वो नहीं कमा पाया, प्लस जो जेब से 10-12 लाख रुपए लगा दिए वो भी गवा दिए मैंने। मेरी बात समझ में आती है? तो मैं अगर बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, स्किल्स की या कैपिटल रिक्वायरमेंट की? तो क्या आपको लगता है जो हमारे जो डॉक्टर वाले हैं, क्या उनको स्किल्स नहीं होती? उनके पास स्किल्स होती है। तो इन तीनों ही जगह पर स्किल्स चाहिए होती है। अभी जो हम बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो हमारा क्या है? कैपिटल रिक्वायरमेंट की। पैसा कहाँ लगता है? अब आप बोलोगे सर जब वो जॉब करने जाएगा उससे पहले उसने पढ़ाई की होगी तो उसमें भी तो पैसा लगा होगा। तो फिर से मैं आपको बोलूंगा जब डॉक्टर ने पढ़ाई की होगी तो उसका भी पैसा लगा होगा। अभी जो हम यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आपने बिजनेस या किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए की हो। तो जॉब पे जब आप जाते हैं तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता आपको। क्या मेरी बात समझ में आती है? दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। बताओ जरा, किसमें सबसे ज्यादा होती है? बिजनेस में। किसमें थोड़ी सी कम होती है? प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर जॉब है जिसमें बिल्कुल भी नहीं होती। याद रहेगा ये? पक्की बात है? ठीक। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा वाला पॉइंट मैंने भी लिखा क्या? रिस्क। क्या लिखा मैंने? रिस्क। अब आप मुझे बताएंगे इनमें से किसमें कोई रिस्क नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। एक जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और एक में जिसमें मॉडरेट रिस्क है। बताओ सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें? बिजनेस में। तो देखो मैंने तो पढ़ाया नहीं आपको, तो आप क्या लिखोगे? बिजनेस के अंदर जो रिस्क है वो होगा सबसे ज़्यादा, वेरी हाई, या हाईएस्ट भी लिख सकते हैं इसके अंदर। नो रिस्क कहाँ पर लिख दूँ? एम्प्लॉयमेंट। हालांकि रिस्क होता है, जॉब कभी भी छूट सकती है, लेकिन क्या उसमें आपका पैसे का नुकसान होगा कि जॉब भी गई और मेरे जो पैसे लगे थे वो भी गए? आंसर इज नो। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? नो रिस्क या फिर मिनिमम रिस्क। मिनिमम समझते हो? मिनिमम का मतलब कम से कम रिस्क। समझ में आई बात? अब बताओ जरा प्रोफेशन में क्या रिस्क होता है? आंसर इज यस, प्रोफेशन में रिस्क होता है, लेकिन क्योंकि कैपिटल ज़्यादा नहीं होती इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं होता। क्या कौन सा रिस्क होता है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब समझ में आता है? ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक। बताओ जरा रिस्क सबसे ज़्यादा किसमें? किसमें नहीं है? क्यों नहीं है समझ में आया? ये मत बोलना कि तुम मत बोलो कि ऐसा क्या गवर्नमेंट जॉब लग गई है जो रिस्क नहीं है। नहीं, किस कंटेक्स्ट में हम बात करें कि आपका पैसा नहीं लगा हुआ तो रिस्क नहीं है आपका बहुत ज़्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक। अब आप मुझे बताएंगे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा नया पॉइंट दिखेगा आपको। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब है इसका वो समझाता हूँ, फिर आप मुझे बताना किस में होगा किस में नहीं। मैं अपनी जगह किसी और को भेज सकता हूं या मैं अपना काम किसी और को हैंड ओवर कर सकता हूं पूरी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल फादर है तो अपने बेटे को उस जगह पर भेज सकता है अपनी जगह। अब बताओ कहाँ कहाँ पॉसिबल है? क्या एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल है? जॉब में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? सोच लो। जैसे मान लीजिए आपके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं आज मेरी बेटी 11th क्लास में आ गई है, अभी कुछ क्लासेस ज़्यादा चल नहीं रही है, स्कूल भी बंद है, तो चलो अपनी जगह उसे भेज देता हूँ काम पे। क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो कहाँ पॉसिबल नहीं है? तो आप बोलोगे एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। जैसे मुझे ये भी पता रहना चाहिए कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स किस चीज़ का काम करते हैं। तो आपके पेरेंट्स किस चीज़ का काम करते हैं? किस चीज़ का, मतलब जॉब है तो किस चीज़ की है, बिजनेस है तो किस चीज़ का है? पेस्ट कंट्रोल का। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मतलब मुझे कहीं हाईवे किसी को उड़ाना हो तो, या बिजली वाले में? बिजली वाले में। अच्छा, टीचर हैं, प्रॉपर्टी डीलर है। चलो मुझे मतलब पता रहना चाहिए ना, आगे मुझे कोई काम हो तो मैं मतलब सही रहेगा। इवेंट ऑर्गेनाइज, अरे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रियल एस्टेट बिजनेस, वही सेम, ये थोड़ा अलग होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर है क्या? वो प्रॉपर्टीज़ का? ठीक ठीक ठीक, अब मुझे थोड़ा सा समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे एम्प्लॉयमेंट में क्या आपको भेजा जा सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके फादर टीचर है किसी स्कूल में, मान लीजिए जॉब करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नहीं आज नहीं आऊँगा, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ, बहुत डिसेंट है। क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो जॉब पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है? सोचो तो, क्या बिजनेस में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? मान लीजिए किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, मान लीजिए किसी का किस चीज़ का बिजनेस है? ज्वेलरी का। तो क्या ज्वेलरी के बिजनेस में अगर पिताजी नहीं है तो क्या अपने बेटे को दुकान पे बिठा के जा सकते हैं कि हाँ कोई भी आएगा तो दिखा देना ये रेट है ये वो है?
क्या मेरी बात समझ में आती है? तो क्या बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है? आंसर इज यस। बिजनेसमैन अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसी को भी दे सकता है, बेच सकता है, लेकिन क्या आप जॉब बेच सकते हैं कि मेरी जगह तुम चले जाना, इतने पैसे दे दो? आंसर इज नो। क्या आप बिजनेस को बेच सकते हैं? आंसर इज यस। दूसरा व्यक्ति आ सकता है आपकी जगह। जैसे मान लीजिए मुनाफा मार्ट है, बताओ मुनाफा मार्ट का पूरा नाम क्या है जो बोर्ड पे लिखा होता है? आपका अपना मुनाफा मार्ट। देखा आपने कभी ध्यान दिया इस चीज पे? मुनाफा मार्ट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? आपका अपना मुनाफा मार्ट। पहले कोरोना से पहले मुनाफा मार्ट हुआ करता था, बेचारों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो खराब हो गई और वो मुनाफा मार्ट बेच के चले गए। तो जो यहाँ के ओनर हैं इस बिल्डिंग के, उन्होंने ही खरीद लिया उनको। अब अगर कोई और मार्ट के नाम से चलाते तो क्या होता? लोगों का पता नहीं भरोसा बन पाता है नहीं बन पाता, लेकिन ऑलरेडी मुनाफा मार्ट बहुत जगह फेमस है। आज भी आप बोलोगे तो यही बोलोगे, मुनाफा मार्ट से सेकंड फ्लोर पे कोचिंग है, ऐसे ही बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज ना करके क्या कर दिया? आपका अपना मुनाफा मार्ट। इसका मतलब बिजनेसमैन जो पहले था उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया किसी और को। और क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस। लेकिन क्या ऐसा जॉब में पॉसिबल है? नहीं। अब आ जाते हैं किस पे? प्रोफेशन पे। बताइए, तो जॉब बिजनेस में मैंने लिख दिया पॉसिबल है। अब बताओ जरा फटाफट से मुझे, प्रोफेशन में ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं? सोच लो, पक्का सोच लो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अब फिर अपने एग्जाम्पल से मुकर मत जाना, ठीक है? मतलब अपनी बात से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर आहूजा नाम है इनका। किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना था इनको। पेशेंट जो है ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है बेचारा, उदास भी है। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन करना है, ध्यान से समझना। डॉक्टर आहूजा कह रहे हैं कि मुझे सडनली किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मेरी बेटी आपका ऑपरेशन कर देगी। बताओ, बेटी का नाम आहूजी, बताओ ऑपरेशन कर पाएगी या नहीं? मैंने कहा डॉक्टर है, उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता? आप बताओ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कह रहा हाँ डॉक्टर है, अपनी गुड़िया का डेली इलाज करती है, डेली ऑपरेशन करती है। बताओ पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो। और अगर मान लीजिए उनकी बेटी भी डॉक्टर है तो पहले जो कंसेंट है वो कस्टमर से लेनी पड़ेगी। जैसे ही पता चलेगा, इसे अचानक से आंख खोल लेगा, भाई साहब क्या हो रहा है मेरे साथ? बात हुई थी डॉक्टर इलाज करेगा, 5 साल की बच्ची आके इलाज करे, कह रहे क्या डॉक्टर डॉक्टर खेलती है तो फर्स्ट आती है, बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। क्या पॉसिबल है ऐसा प्रोफेशन में? आंसर इज नो। अब मान लीजिए वकील किया आपने कहा सनी देओल को वकील बनाऊंगा, बताओ क्यों? वो कहेगा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 2.5 किलो का हाथ, ऐसे कुछ बोलेगा। वो कह रहा सनी देओल तो नहीं आ रहा, बॉबी देओल को बुला लो। क्या बुला लोगे? आंसर इज नो। तो जिस लॉयर से, जिस टीचर से आपने पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, आप उन्हीं से पढ़ाई करेंगे। और अगर आप दूसरे टीचर या दूसरे लॉयर या दूसरे डॉक्टर को एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें कस्टमर की मर्जी होगी, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या मुनाफा मार्ट बेचने से पहले उन्होंने कस्टमर से पूछा होगा कि क्या मुनाफा मार्ट बेच दे या नहीं बेच दे? आंसर इज नो। तो बताइए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या प्रोफेशन में पॉसिबल है या प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है? जल्दी से बताओ। प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है, प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है भाई। कस्टमर से पूछोगे वो भी तब होगा, अदरवाइज वो भी पॉसिबल नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब बताओ, आपको अंदर वाली चीजें रटने की ज्यादा जरूरत होनी चाहिए या बेसिस याद होने चाहिए? क्या लगता है आपको? बेसिस याद होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में? अभी तक मैंने टोटल कितने बेस बताए? 3। पहला बेस का नाम बताओ। कैपिटल। कैपिटल का मतलब फंड्स, इन्वेस्टमेंट। किसमें सबसे ज़्यादा चाहिए? बिजनेस में। सबसे कम या नहीं चाहिए वो किस में होता है? एम्प्लॉयमेंट में। और थोड़ी सी चाहिए होती है वो किस में होता है? प्रोफेशन। ये पहला पॉइंट था। दूसरा बताओ, रिस्क। दूसरा क्या है? रिस्क। हाईएस्ट रिस्क किस में? बिजनेस में। सबसे कम रिस्क किस में? एम्प्लॉयमेंट में, या नो रिस्क भी बोल सकते हैं उसको। और मॉडरेट रिस्क किस में होता है? प्रोफेशन में। और अभी जो पॉइंट चल रहा है उसका नाम बताओ। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अपने बिजनेस का इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर ब्याज नहीं है, अपने बिजनेस में जो आपका इंटरेस्ट है उसे आप बेच रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है? किस केस में पॉसिबल है बताओ? एम्प्लॉयमेंट में है? नहीं है। बिजनेस में है? हाँ है। और प्रोफेशन में नहीं। यहाँ तक समझ में आया? पक्की बात है? ठीक। अब आते हैं 4th पॉइंट। मैंने लिखा यहाँ पर क्वालिफिकेशन। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, पढ़ाई में बस यही डिफरेंस होता है। ये दिख रहा है आपको क्या क्या लिखा हुआ है? बिजनेस,
प्रोफेशन और एम्प्लॉय। मेरी नोट्स और ये बुक आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लिखी लिखाई बातों को पढ़ते रहे, ये आपने शायद 10th तक भी फील किया होगा, या साइंस में किया हो या सोशल साइंस में किया हो, मुझे नहीं पता कौन से सब्जेक्ट में। हर किसी का एक वैसा सब्जेक्ट होता है जो ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब तक आप कोई चीज़ बना रहे हैं खुद से, तो आपको डाउट नहीं आएगा इसमें। अगर ये लिखी लिखाई बातें मैंने आपको रीड करा दी तो ये स्कूल वाली पढ़ाई हो जाएगी कि ऐसे लिखा हुआ है और आप पढ़ लो। क्या मेरी बात समझ में? क्या आपका दिमाग अब बता देगा? हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट बताना कैपिटल, दूसरा, तीसरा ट्रांसफर। और ये समझ में आता है आपको? आंसर इज यस। अगर मैं आपको कल को पूछूंगा क्या पॉइंट है, तो हो सकता है 6 में से आप 4 बता दो, लेकिन बता दोगे, क्योंकि ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं, ये कोई रामायण का पाठ नहीं है जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये समझा रहा हूँ मैं आपको पॉइंट्स, और ये आप भी समझ सकते हैं। मेरा काम है, मैं आपको बेस लिख के दूंगा और आप अपना दिमाग लगा के बताएंगे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बताइए जरा फटाफट से, क्या जॉब करने के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती? बताइए। रिक्वायर्ड होती है, तो आप लिखेंगे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, और कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं होती। रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है एज पर जॉब, जैसी जॉब। कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है कि टीचर रिक्वायर्ड है, और वो प्रेफर कर रहे हैं कि टीचर बीएड पास होना चाहिए, किसी स्कूल ने बोला तो बीएड पास होना चाहिए टीचर। किसी स्कूल ने कहा टीचर ने मास्टर्स भी कर रखी होनी चाहिए। मास्टर्स समझते हो? ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन को मास्टर्स बोलते हैं। उसने मास्टर भी की होनी चाहिए, उसे बीएड भी की होनी चाहिए, और मिनिमम 5 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जॉब की क्वालिफिकेशनल रिक्वायरमेंट है। किसी ने कहा बस बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, हम पढ़वा लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इसका मतलब क्या है? जो क्वालिफिकेशन जो नीड है वो एज पर जॉब होती है। कुछ कहीं आपने देखा 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहीं 12th पास लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहीं ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जॉब की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो एज पर जॉब होगी। क्या मेरी बात समझ में आती? पक्की बात? ठीक। अब मुझे बताओ जरा, बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती? नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? अंबानी जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अडानी जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं। लेकिन क्या वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं? आंसर इज यस। जैसे MBA चाय वाला है, MBA चाय वाला सुना है आपने? बिजनेस कर रहा है वो बहुत अच्छा। अब तो खैर लॉस में जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बिजनेस अच्छा किया था उसने। आंसर इज यस। क्या वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है? MBA पास आउट है वो? नो, MBA पास आउट नहीं है वो। नाम पड़ गया उनका MBA चाय वाला, MBA पास आउट नहीं है। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, चाहे करोड़ों तक का बिजनेस हो या लाखों का बिजनेस हो या हज़ारों का बिजनेस हो, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे ज्वेलरी का बिजनेस चाहिए, करना है, तो क्या कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए? आंसर इज नो। मैंने कहा पंचर की दुकान खोलनी है, बताओ कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए? आंसर इज नो। मैंने कहा मोमोज का ठेला खोलना है, मुझे बताओ क्या कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? नहीं। मैंने कहा लाजपत नगर में शोरूम खोलना है, मुझे बताओ शूज़ का, क्या कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके? तो छोटे से छोटा लेवल का बिजनेस हो या बड़े से बड़े लेवल का बिजनेस हो, आप बिना किसी क्वालिफिकेशन के कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पिताजी जो है किसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो कल को अगर मान लो टिया जाके, सही सही बताया, टिया जाके कहने लगे मैं प्रॉपर्टी डीलर बनूंगी, तो क्या इनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आपने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट की थी या क्या है? नहीं बन सकते हैं। अपना बिजनेस तो आप कैसे भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक। लेकिन प्रोफेशन में बताओ क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है या नहीं? बताओ। रिक्वायर्ड होती है? यस। तो आप लिखेंगे क्वालिफिकेशन इज मस्ट। क्वालिफिकेशन इज मस्ट, और उसमें लिखेंगे एज रिक्वायर्ड बाय प्रोफेशन। जो प्रोफेशन को चाहिए, अगर डॉक्टर बनना है तो जो उसकी डिग्री होती है वो होनी चाहिए आपको, MBBS वगैरह जो भी चाहिए, तो एज रिक्वायर्ड बाय प्रोफेशन, जैसा प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट हो वैसे। मेरी बात समझ में आई? मुझे चारों पॉइंट्स बताओ। पहला पॉइंट क्या था? कैपिटल, दूसरा रिस्क, तीसरा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, और चौथा क्वालिफिकेशन। ठीक, बहुत बढ़िया। एक शब्द लिख रहा हूँ मैं जो आप याद रखेंगे। क्या लिखा मैंने? बताओ। कंटिन्यूटी। क्या लिखा? कंटिन्यूटी। किसकी कंटिन्यूटी के ज़्यादा चांसेस हैं? या चलो अभी इसे बोलते हैं नेचर ऑफ रिटर्न, लिख देता हूँ पहले। नेचर ऑफ रिटर्न, जो बदले में मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? बताओ जरा फटाफट से। अगर मैं जॉब करने जाऊं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। उस पैसे को क्या बोलते हैं?
सैलरी। क्या बोलते हैं उसको? सैलरी। तो जब मैं एम्प्लॉयमेंट करने जाऊंगा और मैंने सैलरी के साथ साथ एक वर्ड और बताया था आपको लास्ट क्लास में, बताओगे क्या था? वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है? जो लेबर्स को मिलता है डेली बेसिस पे उसे वेजेस बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे लोगों को वेजेस मिलती है उसे सैलरी बोलते हैं, जो मंथ के एंड पे मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। अब बताओ, अगर कोई जॉब कर रहा है तो क्या उसे सैलरी और वेजेस मिलेगी? सॉरी, बिजनेस कर रहा है तो वो जो कमाएगा उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस से क्या होता है? प्रॉफिट। होते सब पैसे ही हैं लेकिन नाम बदल जाता है। तो बिजनेस से जब कमाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रोफेशन से जो कमाया जाता है उसे भी पैसे ही बोलते हैं लेकिन उसका नाम क्या है? फीस। तो आप यहां पर लिखेंगे प्रोफेशनल फीस। समझ में आया नहीं आया बताओ? पक्की बात है? फिर से मुझे बताओ कितने पॉइंट्स हो गए? 5। पहले 5वां पॉइंट बताओ। हाँ देखा, कैपिटल। वो 2 1 2 नहीं चल रहा है, ये ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 5, नेचर ऑफ रिटर्न। पॉइंट नंबर 5 क्या है? नेचर ऑफ रिटर्न। उससे पहले पॉइंट क्या था? क्वालिफिकेशन। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3 क्या था? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 2 क्या था? रिस्क। और पॉइंट नंबर 1 क्या था? कैपिटल रिक्वायर्ड। कहीं से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? पूरा फोकस तरीके से देख रहे थे? ठीक ठीक। एक होता है काम करने के कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। फटाफट से वर्ड मीनिंग वाला एक पेज निकालिए। आप जो अपनी मेन बिजनेस की कॉपी बनाएंगे उससे जस्ट बिल्कुल पीछे, पीछे वाली साइड से, आपकी इंग्लिश कैसी भी हो, बहुत अच्छी हो बहुत खराब हो, मैं आपको बिजनेस के जो टर्म्स यूज होंगे 11th क्लास में उसकी मीनिंग बताता हुआ चलूंगा। ठीक है? तो आप वर्ड मीनिंग अभी तो रफ में लिख लीजिए, बाद में फेयर कर लेना, लास्ट में लिखना। लास्ट में कोड ऑफ कंडक्ट और उसके सामने लिखो रूल्स एंड रेगुलेशंस। लिखा आपने? ठीक। अब मुझे बताओ, क्या कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं? बताइए। यस। तो हम लिखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट होता है, और जो प्रेजेंट कौन सा होता है? जो कौन प्रेस्क्राइब करता है? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जानते हो कौन होता है? बताओ। एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसके यहाँ जॉब करने जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। जो मालिक होता है उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। अगर मैं रिलायंस के पास जॉब करने चला जाऊँ तो रिलायंस मेरी एम्प्लॉयर है और मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब बताओ, बिजनेस में क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि बिजनेस चलाने के ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, या अपने तरीके से आप बिजनेस चला सकते हो? जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए पढ़ाने, तो किसी स्कूल के यूनिफॉर्म है जो टीचर्स को भी पहननी है। जो किसको पहननी है? टीचर्स को भी पहननी है। तो क्या उस टीचर को उसे फॉलो करना पड़ेगा? क्या उस टीचर को भी इसे फॉलो करना पड़ेगा? हाँ। या मान लीजिए हमने कोई ड्रेस कोड है कि फीमेल होगी तो वो साड़ी ही पहनेगी, और मेल होगा तो वो जो भी सूट या कोट या पैंट या जो भी डिसाइड कर रखा है वो पहनेगा। तो क्या उनको वो ड्रेस कोड फॉलो करने पड़ेंगे? आंसर इज यस। ये तो रहा स्कूल की बात। क्या किसी ऐसी जॉब में भी हो सकता है? मान लीजिए मैं स्विगी में जॉब करता हूँ, वो कह रहे स्विगी वाली टी शर्ट पहन के रहनी पड़ेगी, तो क्या वो मानना पड़ेगा मुझे? आंसर इज यस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जॉब पे जाते हैं तो जैसा आपका एम्प्लॉयर कहता है वैसा करना पड़ेगा आपको, लेकिन जब आपका खुद का बिजनेस हो तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो क्या रूल्स रेगुलेशंस किसी के मानने पड़ेंगे या अपने हिसाब से चल सकते हो? बताओ। बिजनेस करने के लिए अपने हिसाब से। क्या कोई किसी के रूल्स रेगुलेशंस मानने की जरूरत है? आंसर इज नो। तो नो कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। हर व्यक्ति अपना बिजनेस करने के लिए स्वतंत्र है। नो कोड ऑफ कंडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब बताइए, प्रोफेशन में, क्या प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है या नहीं होता? होता है। सोच लो, सोच लो। होता है। कैसे? कोई एग्जांपल दो। एक ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा? जी हाँ, जैसे लॉयर होते हैं ना, लॉयर वो ब्लैक वाला कोट पहनते हैं। अब मान लीजिए कोई फीमेल लॉयर बन गई, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा तो पिंक फेवरेट कलर है, मैं पिंक कलर का वो कोट पहनूंगी। क्या पॉसिबल है? नहीं। जज साहब वहीं मार के बाहर निकाल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है?
ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो जनरली कोट पहनते हैं वो कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का। अब 10th तक आपने साइंस पढ़ी हुई है, ठीक है, ऐसा मैं मान लूँ, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ 10th में सभी ने साइंस पढ़ी हुई। कौन से बच्चे ऐसे जो 90+ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकते हैं 10th में साइंस में? आ भी नहीं सकते? 80+ आ सकते हैं? 2 बच्चे कह रहे हैं, 3 बच्चे कह रहे हैं 80+ आ सकते हैं। अब रिजल्ट आएगा तब मैं यही रहूँगा, ध्यान रखना। 70+ आ सकते हैं। कितने हैं कि इतने तो आ ही जाएंगे, ये बताओ आप? अरे नालायक, 50 तो आ ही जाएंगे ना 80 में से, पक्की बात है? ठीक ठीक। अब मैं क्या कहता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अब इनके इस बात का प्रमाण ले लेते हैं। डॉक्टर्स जो है जनरली वाइट कोट पहनते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो ग्रीन कलर का कुछ पहनते हैं कपड़ा। रीज़न दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको यकीन ना हो तो। पता है, पक्की बात है, याद दिला दो एक बार। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर ऐसे कुछ डालूंगा तो शायद वही आएगा, ऑपरेशन करते हुए ना आ जाए, शायद ग्रीन। ये दिख रहा है आपको? ज़्यादातर ऐसे पहनते हैं, ग्रीन पहनते हैं या ब्लू पहनते हैं, ज़्यादातर ग्रीन पहनते हैं। रीज़न क्या है भाई? आप साइंस पढ़ते हो, आप बोलोगे तो किसी चैप्टर में है ही नहीं, लेकिन वैसे भी सारी चीज़ें बताई जाती है साइंस में, कौन सी चीज़ क्यों होती है, सब कुछ करवा के दिखाया गया होगा। वो तो हाइजीनिक होता है ना, वो तो सबको पता है। वो तो आजकल सफाई करने वाले पहन के चलते हैं, हाइजीन का कारण है। बताओ बताओ भाई मेरे 10th के शूरवीरों। हाँ जी, गंदा नहीं होता है? नहीं, इसका जो कारण है वो इसी से रिलेटेड है कि जो वाइट कोट होता है हमारा, जब उसके ऊपर खून जाता है, मुझे असली कारण तो नहीं पता, जितना भाई साइंस तो मुझे भी नहीं आती, तभी तो कॉमर्स ली थी मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब खून जाता होगा वाइट कोट पे तो वो ज़्यादा फैल जाता होगा, जिसे देख के जो पेशेंट है वो हो सकता है या ज़्यादा घबरा जाए। हर ऑपरेशन में थोड़ी ना, मान लीजिए मैंने कहा मेरी उंगली का ऑपरेशन है, थोड़ी सी कट गई थी, अब मुझे एनेस्थीसिया थोड़े, सारे ऑपरेशंस में थोड़ी ना एनेस्थीसिया देते हैं। 99.99% ऑपरेशंस में एनेस्थीसिया नहीं देते। सारे बॉडी पार्ट्स काम करते रहने चाहिए, ब्लड फ्लो चलता रहना चाहिए, इवन ब्रेन सर्जरी में भी इंसान जागा हुआ रहता है। सोचो अब आप, ऐसे थोड़ी ना तुम कुछ भी हो गए, बुखार हो गया जी, क्या करना, थोड़ा सा कर दो, एनेस्थीसिया दे दो, इसे पड़े रहेगी तब तक, कर दो इसका इलाज, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ऐसा माना जाता है। आप इसका साइंटिफिक कारण खोज के लाएंगे, 10th तक तो मिला नहीं, आप अगली क्लास में जब आएंगे तो एक साइंटिफिक कारण खोज के लाएंगे क्यों ऑपरेशन थिएटर में वाइट कपड़े नहीं पहनते। क्यों? कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा है आपका, भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं पता होगा? क्या बात। एक टीचर में बच्चे का यही कॉन्फिडेंस तो टीचर को बहुत आगे ले जाता है। ठीक है, चलो कोड ऑफ कंडक्ट की बातें करते हैं। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होगा या नहीं होगा, बताओ ज़रा। होगा। अगर मान लीजिए कोर्ट के अंदर जब भी जज साहब आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, क्या मेरी बात समझ में आती है? अब कोई वहाँ बैठ के डायलॉग मारने लगे, वकील नया नया बनाए, कह रहा मैं तो वहाँ खड़ा होता हूँ जहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, क्या ऐसा बोल सकते हैं? आंसर इज़ नो। डॉक्टर को बोला गया कि भाई आप वाइट कोट पहनोगे, वो कह रहा नहीं वाइट कोट नहीं पहनूंगा, मैं तो जिम से आया हूँ, टी शर्ट पहन के दिखाऊंगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो और आप जो भी प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्लू चला हुआ है, जैसे चलते हैं ना, कोरोना चल गया, तो पहले से ही कोई गाइडलाइंस बना दी जाती है डॉक्टर्स के लिए कि पहले आपको ये टेस्ट करना है, फिर आपको ये टेस्ट करना है, फिर आपको ये टेस्ट करना है। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोई रैशेज हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन जारी की है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बड़ा खतरनाक है, तो जब भी आपके शॉप पर कोई आए, जब भी आपके मेडिकल स्टोर पर, जब भी आपकी क्लिनिक पर कोई आए, पहले सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर नापेंगे आप, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ज़्यादा टेस्ट करेंगे, पीछे नहीं लगाते स्टेथोस्कोप। जैसे मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैं जाता था डॉक्टर के पास, मैं बोलता था भाई खांसी जुकाम हो रहा है, दवाई दे दो, ये चेस्ट में पेन हो रहा है, दवाई दे दो। वो कान में जो गाना लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो पीछे क्यों लगाता था, मेरी समझ नहीं आया। मैंने कहा भाई धड़कन तो आगे है, वो पीछे लगा रहा है। मैंने कहा भाई कौन से गाने सुन रहा है, मेरे को बता तो दो मुझे। अब आपने 10th तक साइंस पढ़ी है तो बताओ ज़रा क्यों लगाते, पीछे से क्या चेक होता है? ऐसे लगाते ना, वो कमर पे लगाते पीछे से, आपको खांसी हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो पीछे से चेक करते हैं, आगे एक बार को समझ में आता है, पीछे मतलब कमर पे लगा क्या चेक होता है, बताओ। डॉक्टर ने कभी पीछे नहीं लगाया? भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आगे लगाते हैं? नहीं यार, यहाँ पे लगाते, पीछे नहीं लगाया। भाई मेरे सामने तो मेरे को कितनी बार लगाया, दूसरों को कितनी बार, मैं झोला छाप के पास चला गया क्या?
लगाया नहीं लगाया कभी? पीछे लगाते हैं भाई, लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं। नारायण तुम गए थे झोला छाप के पास, झोला छाप के पास। चलो बताओ जरा क्या इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है? तो अगर मान लीजिए कोई कहे रैशेज हो रहे हैं, और किसी आप ऐसी लेडीज को ले जाओ जो गांव देहात से आई है, और वो बोल रहे भाई साहब रैशेज हो रहे, जरा देखना, वो पीछे चेक करने लगा, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल से बीपी नापने लगा, बीपी के नापने के लिए उसने इस वाले हाथ में वो लगाया था, पट्टा बांधा और वो चेक करा। अरे बेवकूफ डॉक्टर, बताओ कैसा गधा डॉक्टर है, मैं कह रही रैशेज हो गए, पता नहीं क्या कर रहा है। क्या डॉक्टर उस केस में पेशेंट के हिसाब से चल सकता है? नहीं चल सकता, बताओ जरा, नहीं चल सकता। उसके कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं जो उसे फॉलो करने हैं। ऐसी लॉयर्स के लिए, ऐसी जिस जिस प्रोफेशन में जाएंगे उन प्रोफेशंस में जो जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, तो इसके प्रोफेशन के अंदर क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? आंसर इज यस। आप बोलोगे स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट होता है प्रोफेशंस के अंदर, हर एक प्रोफेशन के अंदर। मतलब जैसा उस प्रोफेशन की डिमांड है वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कैबिन क्रू होता है, कैबिन क्रू देखा है आपने कि किसी को कैबिन क्रू बनना होता है, और बहुत सारे लोग मेरी नोन में जो कैबिन क्रू बनते हैं, तो जब वो कैबिन क्रू बनते हैं तो उनको एक ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए दिया जाता है। अब दूर से देखने में अच्छा लगता है कि कितनी बढ़िया जॉब है, फ्लाइट में उड़ने को मिलेगा, वहाँ रहने को मिलेगा, अगर फॉरेन की फ़्लाइट्स जा रही हैं वहाँ भी होटल का स्टे वगैरह सब वो जो एयरलाइंस करती है, तो देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप हवा में हैं और ऊपर से स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ऊपर से गाइडलाइंस ये है कि आपके पैसेंजर आपको कितना भी परेशान करें आपको गुस्से में रिएक्ट नहीं करना है। अब ये चीज़ आज के बच्चे में कहाँ पॉसिबल है कि अपने एंगर को अपने मन के अंदर दबा के रखो? वो कह रहे हैं हम पेरेंट्स के लिए दबा के नहीं रखते, तुरंत जवाब दे देते हैं। कैसे दिमाग खराब कर रहे हो हमारा, जाओ यहाँ से। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये पेशेंस कहाँ से लाए अब? एक तो पूरे दिन स्कूल में पेशेंस रखने को मिलता है, ऐसा लगता है टीचर का सर फोड़ दूँ मैं, पूरे साल से परेशान कर रही है, फिर भी वहाँ भी पेशेंस रखो, फिर कोचिंग में पेशेंस रखो। स्कूल में टेस्ट होता है, वहाँ पर कुछ मत बोलो, कोचिंग वाले टेस्ट रख देते हैं, यहाँ पर कुछ मत लो, अब घर जाके भी कुछ ना बोलो तो हम क्या करेंगे? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दूर से देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रोफेशन के अंदर वो ये बोलते हैं कि भाई आपको अच्छी लगे या ना लगे, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। तो बताओ जरा टोटल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए? ये कौन सा पॉइंट नंबर था? 6। बताओ जरा 6th वाला कौन सा पॉइंट नंबर था? कोड ऑफ कंडक्ट। फर्स्ट वाला कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड वाला 5th वाला नेचर ऑफ रिटर्न, वेरी गुड। 4th वाला क्वालिफिकेशन, 4th वाला क्वालिफिकेशन था, और 3rd वाला ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब एक बार सीक्वेंस से बताओ, पहला क्या था? कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा रिस्क, तीसरा ट्रांसफर इंटरेस्ट, चौथा क्वालिफिकेशन, पांचवा नेचर ऑफ रिटर्न। नेचर ऑफ रिटर्न भूल जाओ तो रिटर्न भी लिख सकते हो कि रिटर्न में क्या मिलेगा। क्या मेरी बात है? और लास्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। अब अभी तो मैंने आपसे भीड़ में पूछा, और भीड़ में तो सभी कर देते हैं, है ना? प्रेयर में भी वो जय हे लास्ट में सब बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आपको इस भीड़ से सामने खड़ा नहीं कर देते कि चलो ये 4 लोग बोलेंगे, आप इनके पीछे पीछे बोलेंगे, वहाँ नहीं बोला जाता सबसे। तो अभी तो आपने भीड़ में बता दिया कि चेक कर लो अलग से भी, बताओ कर लो चेक, बता दोगे? पक्की बात है? ठीक है, फर्स्ट बताओ, दूसरा, तीसरा, अटक गए। नेचर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। 2 पॉइंट को इन्होंने, है ना, दाल और खिचड़ी मिला दी इन्होंने, नालायकों ने। पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, हाँ, चौथा कौन सा पॉइंट? 5th इंटरेस्ट। देखो भाई मैंने 6 पॉइंट बताए थे, आप 7वां मत बनाओ, बड़े मुश्किल से तो 6 पॉइंट पड़े हैं। नेचर ऑफ व्हाट? रिटर्न। नेक्स्ट अभी जो पढ़ रहे कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पॉइंट, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, हाँ ठीक, 6th, हाँ आगे बताओ, मतलब 4th पॉइंट बताओ। 4th क्या था? क्वालिफिकेशन। 5th, 5th, मतलब अब सिंपल,
फिफ्थ पॉइंट पूछा मैंने, फिफ्थ पूछा बस। कोड ऑफ कंडक्ट 6 से मैं मान रहा हूँ, फिफ्थ क्या है? लिखा तो नहीं किसी ने? देखना मत भाई। ये हमारा यूथ है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? पूरा नाम सोच लो, एक बार और सोचो प्लीज़, कुछ और भी हो सकता है सोच। तो फिर ऐसे ही डटे रहो ना। पांचवा पॉइंट जो है वो नेचर ऑफ रिटर्न ही है। तो ऐसे थोड़ी काउंट किया आपने, नंदनी मिश्रा, पहली क्लास में क्या नाम था, दूसरे क्लास तो सही तो बताया था आपने, तो डटे रहना है आपको अपनी बात पे। नालायक डाउट में आ गए। एक बार पूछ लो बस, है सोच लो दोबारा, तो दोबारा सोचने लग गए। नाम तो नहीं सोचा आपने। आज कौन सा दिन है? इसमें तो डाउट में ही आ जाएंगे। देखो दिन पूछा मैंने, डेट बता रहे भाई साहब, ये देश कहाँ जाएगा। मैंने दिन पूछा बच्चे, दिन। क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, डे डे डे। आज दिन कौन सा है भाई? इतना तो देखो पता हो। आज दिन, दिन नहीं पता तुम्हें? सच में नहीं पता दिन? क्या बात कर रहे हो? या तो ये ऐसा बोल दो कि सर मुझे सुना डेट पूछा आपने। दिन रात एक कर देते हैं, ये कहावत नहीं सुनी तुमने? आप बताओ, डे नाइट तो नहीं बोलते ना उसमें? क्यों भाई, ऐसे ही बोलते हैं ना, दिन रात एक कर देंगे, ऐसे दिन रात एक कर देंगे। देखो हम फिफ्थ पॉइंट ही नहीं पता। तुम बताओ भाई फर्स्ट पॉइंट। कैपिटल। सेकंड, सेकंड रिस्क है, सोच लो, पक्की बात है। थर्ड पॉइंट रिस्क है, नेचर ऑफ रिस्क है। सेकंड पॉइंट पूरा नाम बताओ उसका। रिस्क है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट। पहले तीन पॉइंट बताओ। क्वालिफिकेशन कौन सा पॉइंट है फिर? फिफ्थ और लास्ट। ठीक, ऐसा मान के चलूँगा कि मैं आपको ये वाले पॉइंट्स याद हो गए हैं। अब ये वाली जो नोटबुक में, ये जो आपको मेन नोटबुक मिलेगी उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। फटाफट से आप लिख लीजिए अब इसको, जल्दी से रफ में लिखना, फेयर में मत लिखना, रफ में लिखना, रफ में। अच्छा रफ ही है, ठीक। फेयर कॉपी आप कल बनाएंगे और उसके अंदर पहले ये वाले डिफरेंस लिखेंगे, पहले ये वाले डिफरेंस, और फिर मैं आपको मेन डिफरेंस दूंगा। दोनों ही याद करने में आपको आसानी रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? सभी में यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस यहाँ से पढ़ने में थोड़ा सा आसान लगेगा। लिख लो जल्दी जल्दी। आपको क्या नाम है बच्चे? छुट्टी नहीं करनी, ठीक है? अभी कोई प्लान तो नहीं मामा मामा के घर जाने का, है ना? कोशिश करना कि छुट्टी ना करें, जो स्टार्टिंग के बेसिक्स हैं। हाँ भाई, प्लान है ना छुट्टी 2 तारीख से? बहुत बढ़िया। और किसी को तो नहीं जाना अपनी रिश्तेदारी के यहाँ पे? जो वर्ड समझ में ना आए पूछ लेना प्लीज़ मुझसे। इस बहाने तुम्हारी राइटिंग भी देख लूँगा मैं। चलो चलो, वैसे तो जल्दी जल्दी लिखो। किसी में एक दो लाइन ज़्यादा भी लिखनी पड़ सकती है, तो देख लो, कैप भी मेंटेन रखना, है ना? आ जाएगा। तुमसे सीधी लाइन नहीं खींची जाती, देखो बिल्कुल सीधी लाइन खींची है मैंने, मेरे पास स्केल भी नहीं है। आ जाते, पता है तुम्हें?
भाई पेस्ट कंट्रोल का काम है ना आपके पिताजी का, तो मच्छर मार रहा है। देखो राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीट एंड क्लीन काम करना है आपको। जब फेयर कॉपी बनानी है तो मैं बताऊंगा आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। एक दो बच्चों के बिजनेस की कॉपी अभी मंगा के भी दिखा दूंगा अगर होगी तो। अगली क्लास में एक सैम्पल कॉपी मंगवा लूंगा मैं, ठीक है, उसमें आपको कैसे नोट्स बनाने हैं वो बताऊंगा। प्रोफेशनल बच्चे ऐसे रिस्क है कि कल को जैसे मैंने जब जॉब पे गया तो मेरा कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन क्या जब मैंने प्रोफेशन इस्टेब्लिश किया तो मेरा कुछ पैसा लगा होगा जेब से, एक क्लिनिक बनाने के लिए, लॉयर का ऑफिस बनाने के लिए। तो वो रिस्क है उसमें कि आपने पैसे भी लगाए हैं। जैसे प्रोफेशन है, हम प्रोफेशन कर रहे हैं तो क्या इसमें पैसा भी लगा हुआ है? हाँ, एक दो किडनी भी लगी हुई है, 50% लीवर भी लगा हुआ है। अभी अभी लेके आए थे वो स्क्रीन, पूरा पैसा पूरी बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करने पड़ गए, है ना। आपको पता है लीवर को पार्ट्स में डोनेट कर सकते हैं, साइंस के बच्चे। आप अगर किसी का 50% लीवर ख़राब हो जाए तो क्या वो जी सकता है? इंसान जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है? तो उड़वा दिया मैंने। एक किडनी लगी उसमें, एक किडनी इसमें लगी थी। क्या दो किडनी के बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है? क्या बताओ, रह सकता है। प्रेमानंद महाराज जी, जिस दिन पता चला उसी दिन ले आया था मैं स्क्रीन, है ना। ठीक, अब आपको नोट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं मैं आपको उसके रूल्स बता रहा हूँ। आपको रंग बिरंगे नोट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जो आप भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ये टॉपिक लिखना है, अब हाईलाइट वगैरह करना है नहीं करना वो आप जाने। मैंने 3 बेसिक बातों का फॉलो किया है जब मैंने नोट्स बनाए। पहली चीज़, कोई भी हेडिंग होगी मैं ब्लैक से लिखूंगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन होगी मैं ब्लू से लिखूंगा, और कोई भी उस एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर कीवर्ड होगा या कोई एग्जाम्पल होगा जो मुझे याद रखना होगा आगे के लिए, उसे मैं रेड से लिख देता हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा आप कलर्स लेके बैठिएगा, ये ड्राइंग बनानी है आपको, लेकिन आप नोट्स बनाते समय पहली चीज़ जल्दबाजी में नहीं बनाएंगे। बिजनेस के नोट्स मैं चाहता हूँ आपके जीवन के सबसे नीट एंड क्लीन नोट्स जो है वो बिजनेस स्टडीज़ के बनाएं आप। इको के भी बनाएं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं बिजनेस के बेस्ट चाहता हूँ आपसे। जब आप बढ़िया साफ़ सफाई से काम करेंगे तो जब रिवीजन होगा तो आपका करने का मन करेगा। जिस भी नोट्स, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स आपने जल्दबाजी में बनाए थे क्लास 10th में, चाहे वो सोशल साइंस हो सकती है, साइंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जब एग्ज़ाम का समय आता है उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता। ये गंदगी हमने ही फैलाई है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो नीट एंड क्लीन तरीके से बनाएंगे, और रूल ये फॉलो करेंगे आप कि हेडिंग को ब्लैक से लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन को ब्लू से, और कोई भी जैसे की पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक से लिखा गया है और एक्सप्लेनेशन है किससे लिखी गई है? ब्लू से। इसमें कोई की पॉइंट नहीं था, लेकिन क्या यहाँ पर की पॉइंट आया? यस, उसे मैंने किससे लिख दिया? रेड से। बाकी जो हाईलाइट हो रखा है नहीं हो रखा वो आपकी मर्जी, करें या ना करें, लेकिन 3 बातों का आप ध्यान रखें। आपका दिमाग इस चीज़ को सेट कर लेगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मुझे मेरी कॉपी में कैसे दिखाई देती है? रेड, और वो आपके दिमाग में बस जाएगा, और कीवर्ड्स ही आपको याद रखने पड़ते हैं एग्जाम में, वो काफ़ी हेल्प करेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? इतनी बात आपको मेरी माननी है। अगली क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको जल्दी से। आज जो टॉपिक पढ़ा उसका क्या नाम है पता है आपको? डिफरेंस। क्या नाम है? डिफरेंस बिटवीन किस किस चीज़ में? 3 चीज़ों में। पहला बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, या फिर हमने जैसे लिखा है वो लिखा है एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन। ये ऐसे हेडिंग डालेंगे आप, डिफरेंस बिटवीन, और उसके नीचे टेबल बनाना शुरू कर देंगे। एक आपको पीडीएफ मिलेगी ये वाली, जिसमें आप लिखेंगे बेसिक डिफरेंस। क्या लिखेंगे? बेसिक डिफरेंस। ऐसे डिफरेंस जो हमें भी पता है, जो हमने समझने के लिए लिखे, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे वो डिफरेंस जो जब एग्जाम आएंगे तब मैं आपको याद कराऊंगा कि डिफरेंस कैसे लिखने हैं। हालांकि वो भी वही है, अगली क्लास में एक बार रीडिंग भी कराऊंगा उसकी। एक बेसिक डिफरेंस के नाम से पीडीएफ मिलेगी आपको, और एक ये पेज नंबर 5 है जो पीडीएफ मिलेगा, उसका लिख लो, पीडीएफ का पेज नंबर 5। एक तो आपको डिफरेंस के नाम से ही टेप मिलेगी, इसमें हमने आज जो डिस्कशन किया वो मिलेगा, और उसके बाद कंप्लीट डिफरेंस जो है वो आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगा जो पीडीएफ के अंदर होगा।
ये दोनों ही आपको लिख के लाने हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी डिस्कशन कर लिया है। क्या मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट को अभी मैंने डिस्कस किया है? नहीं। क्या नेचर ऑफ वर्क को मैंने डिस्कस किया है? नहीं। लेकिन क्या मैंने क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है? यस। क्या रिवॉर्ड और रिटर्न को भी डिस्कस कर लिया है कि क्या मिलेगा? क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट को भी डिस्कस कर लिया है? क्या मैंने ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को भी डिस्कस कर लिया है? क्या मैंने रिस्क को भी डिस्कस कर लिया है? क्या मैंने कोड ऑफ कंडक्ट को भी डिस्कस कर लिया है? यस। तो जो एक्चुअल में डिफरेंसेस हैं उसमें से 8 में से 6 तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बिजनेस के अंदर मुझे करना ही यही है, आप सबको पता है। जैसे मुझे साइंस के अंदर कोई 1-2 चैप्टर के नाम बताओ जो आपको लगता है इसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, कि कहीं काम ही नहीं आएगी। केमिस्ट्री पूरी पूरी, हाँ हो सकता है भाई, उसमें क्या है? क्या नाम है अगर पता है तो? हालांकि मुझे तो उसका भी नहीं पता चला आजकल a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab जीवन में कहाँ काम आया? कहीं काम आया क्या? प्लस माइनस कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन काम आते हैं, कैलकुलेशन करने में, हिसाब किताब लगाने में समझ में आता है। एक तो साइन कॉस थीटा कभी सुना है आपने इनके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री है या सुना है? 10th में ही है? क्या बात कर रहे हो, समझ में आई? 11th में तो भर भर के है भाई। 10th तक जो मैथ थी, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, एक भी क्वेश्चन अगर ना आ जाए तो टीचर भी क्या नाम है डाउट में आ जाता है, इस बच्चे को क्यों नहीं आया। और 11th में एक भी क्वेश्चन आ जाए तो पूरा स्कूल डाउट में, इसने कर कैसे दिया। इतना डिफरेंस है 10th की मैथ में और 11th की मैथ में। 11th 12th के बाद मैथ जो खराब हुई मेरी, मैं क्या बताऊँ, 3 टीचर लगा रखे थे मुझे, तब भी मैथ नहीं आई। और 10वीं तक मुझे कुछ भी पूछ लो आप मैथ में, हालांकि बाकी सब्जेक्ट में गधा नहीं था, मुझे सब आता था, लेकिन मैथ नहीं। अब नहीं आई तो नहीं आई, मुझे लगा 10th जैसी होगी, मैंने ले ली। अब या तो अच्छे टीचर नहीं मिले उस समय पर, साइंस जैसे मिल गए तो दिक्कत हो गई। जैसे और कोई साइंस में ऐसा चैप्टर बताओ जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है? कार्बनिक्स कंपाउंड्स। अब बताओ, हम सुबह से घर आए, घर से कोचिंग आए, आप रास्ते में जाना, आपको सब चीज़ दिखाई देगी। अभी जब आप रास्ते में जाओगे ना तो कुछ लोग जॉब से आते हुए दिखाई देंगे, कुछ लोग अपने बिजनेस से आते हुए दिखाई देंगे आपको, कुछ प्रोफेशनल भी हो सकता है दिखाई दे जाएं। हमारे आसपास ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, वो चीज़ आपको समझ में आती है, किसमें ज़्यादा पैसा लगता है, किसमें कम रिस्क, ज़्यादा रिस्क होता है, कौन सा बिजनेस कौन सी चीज़ अपनी चीज़ को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब रियल लाइफ चीज़ें। इसीलिए मैंने कभी भी डेफिनेशन को डायग्राम नहीं दिखाया, आपको पता है। आपको क्या मेरी बात समझे? तो जो बेसिक स्टार्टिंग में चलता है बिजनेस में। अब मुझे बताओ जरा, लास्ट क्लास में जो बच्चे थे, मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था आपके साथ, याद है क्या आपको? ठीक है, बताओ जरा, चैप्टर नंबर 1 किस चीज़ को लेके? चैप्टर नंबर 1 किस चीज़ को लेके है? इंट्रोडक्शन को लेके। बहुत बढ़िया, कि वो किस चीज़ का इंट्रोडक्शन देगा आपको? बिजनेस का। ठीक, फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। वो क्या बताएगा आपको? फॉर्म्स। क्या बताएगा आपको? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कि अगर बिजनेस कल को स्टार्ट करने का सोचूं तो हम जैसे लोग, गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट वाले लोग, कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये दूसरा चैप्टर है आपका। जब आप पूरे बिजनेस को समझ लेंगे तो कल को स्टार्ट करने की बारी आई तो कितने तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये इस तरीके से सोच के आपका बनाया गया है चैप्टर नंबर 2। फिर जो चैप्टर नंबर 3 बनाया गया है वो भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का है, लेकिन वो किसके लिए बनाया गया है? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो बिजनेस करती है वो किस तरीके से करती है। 3 चैप्टर समझ में आए आपको। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। वो कहते हैं सारे बिजनेस गुड्स के ही नहीं होते, कुछ बिजनेस किसके होते हैं? सर्विस के। तो बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि गुड्स का बिजनेस है या सर्विस का। जैसे इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे मुनाफा मार्ट है, गुड्स का है या सर्विस का है? उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे सैलून है, सैलून बोलते हैं जिसको। सोच लो, सोच लो। मैंने कहा, मैं एक दिन गया था क्या नाम है, हेयर कट कराने, तो उन्होंने जेल भी दिया मुझे। जेल जो है वो गुड्स है या सर्विस? जेल सर्विस है, हाँ, लेकिन सर्विस है। भाई साहब क्या एक्सप्लेनेशन है तुम्हारी, वाह। बताओ भाई, मैं जिम गया था, मैंने देखा मेरे से बाद आए हुए लोगों की बॉडी बन गई, मेरी ऐसी ही रहेगा। मैंने कहा भाई क्या करूँ? कह रहा एक इंजेक्शन आता है लगवा लो और एक पाउडर आता है वो खा लो। तो वो सर्विस है या गुड्स है? अगर मैं खाली जिम की एक्सरसाइज करने गया हूँ, इक्विपमेंट्स को यूज़ करके वहीं पर रख दूंगा और वापस आ जाऊँगा, तो ये क्या है? सर्विस। लेकिन क्या उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ मैं पाउडर खाते हैं ना उसको, गेनर और ये सब, मैंने कहा ये खा के बॉडी बनाऊंगा ऐसे करके, बताओ गुड्स है या सर्विस? गुड्स है। तो अब मैं जिम के बिजनेस को क्या बोलूँ, गुड्स का बिजनेस या सर्विस का? सर्विस। क्योंकि मेजरली आप वहाँ पर प्रोटीन पाउडर खरीदने नहीं जा रहे, वो तो आप किसी भी शॉप से ले सकते हो। आप मेजर जो काम है वो क्या करने जा रहे हो बताओ? सर्विस लेने, जिम करने, एक्सरसाइज करने।
मैंने कहा सैलून में गए थे हम, क्या वो खरीदने गए थे, जेल खरीदने गए थे क्या? नहीं, हेयर कट कराने गए थे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। अब गुड्स लेने आए हैं, सर्विस लेने आए हैं? सर्विस। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको बुक भी मिल जाए तो वो गुड्स है। लेकिन आप लेने क्या आए थे? डोमिनेंट चीज़ क्या थी? सर्विस। डोमिनेंट की बुक लेने आए तुम, बुक डिपोट है, अच्छा सर्विस। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो जो हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे वो किस चीज़ का चैप्टर पढ़ेंगे बताओ ज़रा? सर्विस का। ठीक है, फिर जब चैप्टर नंबर 5 की तरफ आएंगे हम, तो चैप्टर नंबर 5 ये कहेगा कि आजकल ना नई नई चीज़ें चल रही हैं बिजनेस में, उसे बोलते हैं एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस सुना है आपने? ई बिजनेस। तो जो ई बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे बिजनेस करते हैं वो समझाता है आपको चैप्टर नंबर 5। टोटल कितने चैप्टर हो गए बताओ? 5। पहला क्या बताता है? इंट्रोडक्शन। दूसरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, प्राइवेट का। तीसरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, किसका? गवर्नमेंट। चौथा बिजनेस सर्विसेज। पांचवा ई बिजनेस। क्या याद रहेगा ये आपको? पक्की बात है। तो नंदिनी हमें बताएंगी फटाफट से 6 के 6 डिफरेंस बताओ। बंद कर लो। अभी 9 का टेबल पढ़ा दिया, अब 7 का पूछ रहे हैं, है ना? बताओ। कैपिटल, पहला पॉइंट कैपिटल था, ठीक। दूसरा रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सही बताया इन्होंने, पक्की बात है। आप बताओ पहले चैप्टर जी, दूसरा चैप्टर कौन सा वाला? तीसरा गवर्नमेंट वाला। 4th 5th 6th पॉइंट बताओ डिफरेंस वाले जी। ठीक है, हाँ, तुम क्या बताओगे? दोनों। तुम क्या करो, पहले 3 चैप्टर बताओ, ठीक है, और फिर बाद के 3 के डिफरेंस बताओ जी। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? बिजनेस का। दूसरा दूसरा पब्लिक नहीं बच्चे, प्राइवेट बोलते हैं उसको। हाँ, नॉर्मल पब्लिक को क्या बोलते हैं? प्राइवेट। और तीसरा गवर्नमेंट का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। उसके बाद 4th वो, हाँ है? छठा तो सबको याद है ना, लास्ट में पढ़ा था। 5th बताओ। नेचर ऑफ कंडक्ट, नेचर ऑफ कंडक्ट है ना, देगा, यही पॉइंट है। नेचर ऑफ कैपिटल, अरे देख के तो कोई बता देगा, बता तो दिया नेचर ऑफ कैपिटल, सही बताओ भाई। देखो जिसे हिंट लेना होगा उतने में ले जाएगा। अब तुम कह रहे हो नहीं पेपर में पर्ची ही दो तभी मानूंगा, हेल्प कर दी, फिर तो दिक्कत है। हाँ, जब ये तक 2 1 जा 2 2 2 जा 4 नहीं करेगा तब तक 2 9 जा नहीं बता पाएगा ये। हाँ भाई शुरू से बताओ तुम, ठीक। हाँ 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 हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट है लास्ट वाला, मैं बता देता हूँ, तुम बस 5th बताओ। अब तुम्हें चीख चीख के बच्चे दूसरे बोल रहे हैं भाई ये है मन मन में, लेकिन बताते ही पिटेंगे यहाँ पर। देखो भाई मेरी क्लास में पिटाई भी होती है और मेल फीमेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। लेकिन पिटाई के 2 ही कारण हैं, एक आप जब काम नहीं करके लाएंगे, दूसरा जब आप छुट्टी करेंगे, और तीसरा जब टेस्ट को सीरियसली नहीं लेंगे। आप अगर टेस्ट में कम मार्क्स ला रहे हैं इसका मतलब वो हमारा फेलियर है, हम अच्छे से रिवाइज नहीं करवा पाए, आपको आपके डाउट्स नहीं ले पाए। लेकिन अगर टेस्ट में रीज़न ये है कि मन नहीं किया पढ़ने का, चाचा जी की शादी में चले गए, चाची जी के तलाक में चले गए, टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तो फिर पिटाई होगी आपकी, ठीक है जी। सर 5 पॉइंट बताओ यार, तो तुमने भाई मतलब सस्पेंस बना दिया। 5 पॉइंट क्या है? एक वर्ड बता दो इसको। नेचर, नेचर पूरा बता देना। इसे भाई साहब घर जल्दी है जाने की, कह रहे जब तक ये बताएगा नहीं सर छोड़ेंगे नहीं। चलो अगली क्लास में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि हम बिजनेस को क्यों करते हैं। सुन लो जरा ध्यान से, टॉपिक का नाम है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे।
क्या सिर्फ बिजनेस का जो पर्पस होना चाहिए वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, या प्रॉफिट के अलावा भी कुछ हो सकते हैं? बताओ ऑब्जेक्टिव्स, बताओ बताओ। हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आर्यन से मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस बिजनेस के ओनर बनना चाहेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पर बिजनेस नंबर 1 और बिजनेस नंबर 2। सारे बच्चे इस बार ध्यान देंगे। बिजनेस नंबर 1 कार का बिजनेस है, बिजनेस नंबर 2 भी कार का बिजनेस है। बिजनेस नंबर 1 की जो इस साल की रेवेन्यू जो अभी लेटेस्ट गया है 2024-25, 24-25 में क्यों लिख रहा हूँ, अप्रैल से शुरू होता है, मार्च को खत्म होता है, जैसे आपका स्कूल, मेरी बात समझो, उसे 24-25 बोलते हैं। उसका जो नेट रेवेन्यू था वो था 100 करोड़, ठीक है। और जो बिजनेस 2 है आपका, वो भी कार्स का बिजनेस है, 2024-25 में इसका जो रिटर्न था वो था 150 करोड़। बताओ कौन सी कंपनी के मालिक बनना चाहेंगे? बिजनेस बी के, बी के, बी के, बी, बी, बी। अब मैंने कहा ये जो बिजनेस है ये मारुति का है, जो नीचे वाला बिजनेस है, और ये बिजनेस जो है वो है आपका रोल्स रॉयस का, कंपनी है। अब बताओ कौन सी कंपनी के मालिक बनना चाहोगे? क्योंकि बी की बनना चाहोगे, क्योंकि आप क्या ये मानते हैं कि जीवन भर मारुति का ही प्रॉफिट बढ़ा रहेगा, या इस बार इसने कुछ एक्सपेंशन किया होगा, कोई नई गाड़ी बनाई होगी, दुबई में नई जगह पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की होगी, इस चलते उनका जो बिजनेस का इस साल का प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में इमेज बनाएंगे तो आप कौन सी कंपनी की, जब मैं सारी चीज़ें हटा दूँ, ये सब चीज़ें साइड कर दी मैंने कहा रोल्स रॉयस के मालिक बनना चाहोगे या मारुति के? रोल्स मारुति के बनना चाहोगे? पक्की बात है क्या? ठीक है, अब ठीक है, तुम्हारी बात रुको, मैं अब सुनो। मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल कंपनी के मालिक बनना चाहोगे आप? रुको रुको रुको, किस कंपनी के? एप्पल कंपनी के मालिक बनना चाहोगे या नोकिया के? अब बताओ जरा, अब तुम्हें फंसाता हूँ मैं। क्यों? ज़्यादातर लोग नोकिया अफोर्ड कर सकते हैं ना, लेकिन अफोर्ड, लेकिन एप्पल नहीं कर सकते, किडनी लग जाती है। बताओ, लेकिन ज़्यादातर लोग तो फिर भी नहीं खरीद रहे। आप जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोचिंग में इस समय पर 200 लोग हैं, तो 200 में से हो सकता है 20 के पास हो, 30 के पास हो, 40 के पास। ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं? नोकिया नहीं, मतलब दूसरा फ़ोन। सैमसंग तो यार हैंग होता है। सैमसंग के जो महंगे फ़ोन है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे S सीरीज़, N सीरीज़। जो दूसरे वाले वो तो हैंग करने के लिए बनाए भगवान ने, है ना। ऐसे मैं आपसे पूछ लूँ कौन कौन सी कंपनी के फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं? रेडमी, ओप्पो, एप्पल, रेडमी। गेम खेलते हो उसमें? बढ़िया चलता है ना उसमें, मेरे वाले में भी। वीवो, सारे अलग अलग चला रहे हो। नालायक, तुम्हें तो एग्जांपल भी नहीं दे सकता मैं, लेकिन मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो है इमेज का और रेपुटेशन का। किसका? इमेज और रेपुटेशन और गुडविल। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी बिजनेस की किसी पर्टिकुलर ईयर की रेवेन्यू कम है, लेकिन आप तब भी उसे ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पिछले साल विराट कोहली ने रन नहीं बनाए। सुना जरा ध्यान से, पिछले साल विराट कोहली ने T20 में रन नहीं बनाए, और एक जगह है, एक प्लेयर का नाम है पुजारा, उसने ज़्यादा रन बना दिए। तो बताओ ज़रा अगले जो ईयर है उसमें रेट किसका ज़्यादा रहेगा, प्राइस किसका ज़्यादा रहेगा? प्लेयर का, विराट कोहली का। तो किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपकी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, जैसे मैं आपको बोलूँ लेंसकार्ट पिछले 3 साल से लॉस में जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि लेंसकार्ट कुछ कमा नहीं रहा। जी नहीं, लेंसकार्ट ने 200 अपने और ज़्यादा फ्रेंचाइजी ओपन कर लिए हैं, एक्सपेंशन की स्टेज में। जैसे इस साल मैंने कहा हम मान के बैठे हैं कि हम 50 लाख की लॉस में होंगे, और रीज़न ये है कि हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, एक ब्रांच डालने का सोच रहे हैं, सारे हमारे एक्सपेंशन प्लान हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हर साल ब्रांच डालेंगे, हर साल इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, उसके बाद रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर जो प्रॉफिट होता है बड़ा नैरो कंसेप्ट होता है, किसी साल में बढ़ गया, किसी साल में कम हो गया। लेकिन अगर किसी बिजनेस की गुडविल और इमेज बन गई है, तो क्या आप कैसा बिजनेस पसंद करेंगे, जिसमें एक साल का प्रॉफिट ज़्यादा हो बस, या उसकी गुडविल की ब्रांड इमेज ज़्यादा अच्छी हो? बताओ, ब्रांड इमेज ज़्यादा अच्छी हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 कंपनी है आपके सामने, एक बिल्ली वाली कंपनी है, क्या बोलते हैं उसको? प्यूमा। बिल्ली छपी होते हैं ना इसमें, क्या छपा होता है? अरे गरीबों की। आप बताना ज़रा, रुक जाओ, मुझे बताना है आपको क्या लग रहा है, ठीक है?
सीधा लग रहा है। मैं मतलब ऐसे पर्सनली बिल्ली बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, ये बिल्ली है। एक 4 छल्ले वाली गाड़ी होती है, बताओ कौन सी? ऑडी। अब देखो आपको ऑडी पसंद है, लेकिन क्या जैसे ही मैंने बोला आपने पहचान लिया? इसी को भाषा कहते हैं, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या बहुत ज़्यादा इंग्लिश आने से बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बन जाते हैं आप? आंसर इज नो। अपनी बात को कैसे दूसरे को समझा सकते हैं। मैंने कहा 4 छल्ले वाली गाड़ी, आपने तुरंत पकड़ लिया, बताओ क्या है? ऑडी। ये देखो ऑडी, देखो 4 छल्ले दिखाई दे रहे हैं नहीं? देखो गिन भी सकते हो आप, 1 2 3 और 4। क्या मेरी बातें समझ में आती? ठीक। तो इसलिए अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मारुति कंपनी के ओनर बनना चाहेंगे, ऑडी कंपनी के ओनर बनना चाहेंगे? ऑडी। भाई समझो ना, मार्केट में इमेज प्रीमियमनेस उनकी ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आती है? तो कल का जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ, कल का जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें यही पढ़ाऊंगा कि एक बिजनेस को करने के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अब जिसने बिजनेस नहीं पढ़ी हुई होगी वो सीधा कहेगा जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है उसे ले लो आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन क्या जरूरी है जिसका प्रॉफिट ज़्यादा उसमें हमेशा ही ज़्यादा रहेगा? नहीं, कुछ प्रॉफिट कम, कुछ लॉसेस इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि आप ग्रोथ और एक्सपेंशन कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा रिलायंस को लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि रिलायंस स्टील ने पहले रिलायंस जियो में पैसे लगाए। कंपनी तो रिलायंस ही है ना, फ्री में सिम बांटी थी एक समय पर, याद है क्या आपको? उस समय पर तक थे आप जब फ्री में सिम बट रही थी? उस समय तक आप बहुत ज़्यादा छोटे थे जब जियो ने पहली बार फ्री सिम बांटना शुरू किया था जिसमें अनलिमिटेड रिचार्ज था। पता है आपको ये बात? सुना होगा आपने। जियो ने एक समय पे 5-5 सिम कार्ड फ्री में दिए थे लोगों, तो ना कॉल की पैसे लिए जाते थे और ना किसके पैसे, ना इंटरनेट के पैसे। अब तो वाईफाई अब ज़्यादा प्रचलित हुआ है, पहले नहीं होता था तो ना वाईफाई। तो लोग जीवन में एकदम ड्रास्टिक चेंज आया कि भाई अब नेट यूज़ करेंगे। तो पहले रिलायंस जियो ने क्या किया, देखो बिजनेस टेक्टिक क्या है। पहले रिलायंस जियो में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने 5-5 सिम खरीद ली नेट चलाने के लिए, अनलिमिटेड नेट चलाने। घर में सबके आधार कार्ड के नाम पे उन्होंने सिम ले ली, फ्री में बट रही थी और नेट फ्री में मिल रहा था। फिर टिकटॉक आ गया, फिर लोगों ने अनलिमिटेड। अब ये जो वीडियोस वाली चीज़ें होती हैं, अगर आप फोन के नेट से चलाओगे तो कितनी जल्दी नेट खत्म हो जाता है, पता है आपको? घर में वाईफाई का इंतजार करते हैं हम, तभी रील स्क्रॉल कर सकते हैं, वरना थोड़ी सी देर में अचानक से मैसेज आएगा 50% गया, अगला मैसेज सीधा 90% गया। मेरी बात समझ? तो देखो उसने क्या किया, क्या चाला कि 5-5 सिम एक व्यक्ति को दे दी। अब जब किसी ने 5 नंबर ले लिए तो उनमें से एक नंबर तो बैंक में देगा या नहीं देगा अपनी डिटेल्स में? एक नंबर तो आधार कार्ड में अपडेट कराएगा या नहीं कराएगा? आज की डेट में मिनिमम रिचार्ज क्या है जियो का, बताओ? 699 का 3 महीने वाला। जैसे बहुत सारे लोगों के पास आप फोन करोगे ना अपने फ्रेंड सर्कल में, वो कहेगा अभी कॉल नहीं लगी, हम घर जाएंगे तब बात हो सकती है क्योंकि वाईफाई नहीं आ रहा, अभी नेट नहीं आ रहा, अभी क्यों रिचार्ज नहीं करवा रहे। तो जियो ने देखो क्या किया, मिनिमम रिचार्ज पहले 199 का लाया और आज की डेट में 699 का हो गया, वो 3 महीने का, शायद 82 डेज या 84 डेज का। अब सोचो दुनिया, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है ये बताओ? 140 करोड़। मैंने कहा 140 करोड़ में से मैंने 40 करोड़ हटा दिए, 140 करोड़ में से 40 करोड़ हटा दिए तो 1 करोड़ बच गए। 1 करोड़ में से मैंने कहा 2-2 सिम भी ली सबने, तो कितनी सिम बांट दी उन्होंने? हालांकि 5-5 भी ली थी उस समय पर, तो कितनी सिम हो गई? 2 करोड़। मैंने कहा उस 2 करोड़ में से उन्होंने 1 सिम फेंक दी, फिर कितनी सिम बची? 1, जो एंड तक आज भी चला, बाद में बीच में पोर्ट करवाया नहीं करा उसका मतलब। तो 1 करोड़ सिम जो है रिलायंस वालों ने दे दी, ठीक है? उस समय पर तो फ्री में दी थी, लेकिन आज की डेट में जब मैं जीरो का हिसाब लगाऊंगा तो 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, क्या आप बताएंगे मुझे? इसे 1 करोड़ बोलते हैं। इतनी सिम दी रिलायंस ने, जिसमें आज की डेट का, ये बिल्कुल ऐसा फिगर लिया है मैंने कम से कम, जिसमें आज की डेट में जो मिनिमम रिचार्ज है वो 699 का है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना और कल मुझे बताना कि 1 साल का रिलायंस वाले कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो जिस समय पर उन्होंने फ्री बांटी होगी उस समय पर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? उस समय पर लॉस हुआ होगा। तो कोई अगर उस ईयर को सोच के ऐसा बोलने लगे कि भाई नहीं नहीं ये तो लॉस हो गया, मैं तो रिलायंस को नहीं, मैं तो नोकिया को खरीदूंगी, नोकिया का प्रॉफिट ज़्यादा है, वो 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये 100 करोड़ के लॉस में है। तो जो प्रॉफिट होता है बड़ा शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता है, सुनने में ऐसा लगता है प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए। नहीं भाई, जब बिजनेस को बढ़ाते हैं आप तो उसमें लॉस भी होता है उस साल में। तो एक नैरो कंसेप्ट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? कोशिश करना कोई भी बच्चा छुट्टी ना करे, और अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। उसे बंद कर दो प्लीज़।